नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? जी हाँ, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो वर्ष 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें बिहार विधान परिषद की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? जी हाँ, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, महमूद के साथ भारत में एक विद्वान आया जिसने किताब उल हिंद लिखा, उसका नाम क्या था? कहने का मतलब ये हुआ कि महमूद के साथ भारत एक विद्वान आया जिसने किताब उल हिंद लिखा था, उसका नाम निम्न में से क्या है? तो अल बरूनी है जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर एक पुस्तक लिखी थी गुजराती में। वह पुस्तक निम्नलिखित में से वो कौन सी है? तो धर्मात्मा गोखले है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो धर्मात्मा गोखले। मैं आशा 5 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग किसने बनवाया था? तो बलबन ने दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आ रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल के संबंध में तारांकित प्रश्न का अर्थ क्या है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि संसद में प्रश्नकाल के संबंध में तारांकित प्रश्न का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मौखिक उत्तर की आवश्यकता संसद में प्रश्नकाल के संबंध में तारांकित प्रश्न का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? जी हाँ, क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो पंडित नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि 9 नंबर प्रश्न है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी कौन सा शहर था? कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो कटक जो था, ये भारत को स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी थी। और वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध जो है कृषि और पशुपालन संगठन से है? तो अनुच्छेद 48 का जो संबंध है कृषि और पशुपालन का संगठन से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को
न्यूजीलैंड से अलग करता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? जी हाँ, मन्नार की खाड़ी जो है भारत को निम्न में से कौन से देश से अलग करती है? तो श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी भारत को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का गौरव के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जी हाँ, राजस्थान का गौरव के नाम से निम्न में से कौन से शहर को जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, इंडो गंगा का मैदान किसके बीच स्थित है? जी हाँ, इंडो गंगा का मैदान निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच स्थित है इंडो गंगा का मैदान। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? जी हाँ, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय जो है निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष डैश में स्वच्छ नोट नीति घोषणा की गई थी? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। और बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1935 में। ये भी आप याद रखिएगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो बीएसई जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात कर ले आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? जी हाँ, दलाल स्ट्रीट निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो मुंबई में है दलाल स्ट्रीट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो भारत में राजकोष की नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? जी हाँ, भारत में राजकोष की नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है भारत में राजकोषीय नीति। 21 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो नाभिक की खोज के लिए रॉबर्ट ब्राउन को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का। तो मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। पेशियां केवल हड्डी को थक्का दे सकती है, यह जो है मानव शरीर की पेशियों के बारे में बिल्कुल गलत लिखी हुई है, तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? जी हाँ, ट्रिप्सिन एंजाइम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन जो है ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो कोलाइडी का एक उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, कोलाइडी का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से
कौन सा नियम मैक्सवेल का समीकरण नहीं बनाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा नियम मैक्सवेल का समीकरण नहीं बनाता है? तो प्लांक का नियम मैक्सवेल का समीकरण नहीं बनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं 27 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? ये आपको दिए गए ऑप्शन को पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। तारों में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो बात करिए 28 नंबर प्रश्न का, तो नाभिकीय त्रिज्या अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? जी हाँ, नाभिकीय त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई निम्न में से कौन सी है? तो फर्मी जो है नाभिकीय त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का, तो जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री डैश के कारण आगे झुक जाते हैं। जहाँ जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री अचानक से किसके कारण आगे की ओर झुक जाते हैं? तो गति की जड़ता के कारण जब एक चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? जी हाँ, बांध में जमे पानी में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है बांध में जमे पानी में, तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।